हाँ जी, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू डिफेंस स्कूल्स प्रेप। आई एम दीपक सांगवान। एंड बेटा वो दिन आ गया जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे बहुत दिनों से। एक्चुअली अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। रेगुलर है इरेगुलर है क्लासेस बट चल रही है। लेकिन इफ आई से कि सारी क्लासेस के अंदर टिल आई वुड से दिसंबर कोई जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास है, जो लेक्चर है, जो वीडियो है, वो है आज वाली। बिकॉज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के बेटा फॉर्म्स आर आउट। आप जाके क्लास 6th एंड क्लास 9th के लिए रजिस्टर कर सकते हो एंड अल्टीमेटली यू कैन फुलफिल योर ड्रीम टू बिकम ए कैडेट इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंड देयर बाई गो टू द एनडीए एंड क्लियर द एग्जामिनेशन एंड बिकम एन आर्म फोर्सेज ऑफिसर। ठीक है, तो आपका ड्रीम फुलफिल हो सकता है। अब इस वीडियो को बनाने का पर्पज एक सिंगल है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर मिल जाए, आपको बार बार गूगल करके ना देखना पड़े। बिकॉज आपकी जो जर्नी है ना, ये आज से फॉर्म फिल करने से स्टार्ट हो रही है। 10 तारीख से यानी कल से फॉर्म निकले हुए हैं और 1 महीने तक चलेंगे। 9th ऑफ अक्टूबर तक फॉर्म्स आर ओपन टू बी फिल्ड। अब द पॉइंट इज कि ये जर्नी इतने ही दिन की नहीं है, ये 10th ऑफ सितंबर से लेके नेक्स्ट ईयर अप्रैल में भी जून तक एक्सटेंड हो सकती है। तो आपको है ना राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन बार बार उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। चाहे आपको इंटरव्यू के अंदर उसकी हिस्ट्री पता हो, चाहे आपको ये पता करना हो कि कौन सा स्कूल कहाँ है, उसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई है, उस स्कूल की हिस्ट्री क्या है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना कंपटीशन है, स्कूल्स कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, प्राइवेट से कितना बेहतर है या फिर नहीं है, किन बच्चों का एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, व्हाट इज द लेवल ऑफ कंपटीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एट स्कूल लेवल्स। उसके अलावा फीस कितनी है, महंगे हैं या फिर सस्ते हैं। गर्ल्स के लिए स्पेशली आई वुड से कि बेटा आपको बहुत ही ध्यान से देखना, बिकॉज क्लास 6 में तो फिर भी अपॉर्चुनिटी, क्लास 9th में बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन है। द एग्जाम लेवल इज नॉट दैट हाई बट द वैकेंसीज आर वेरी लो। दैट इज द कोर रीजन कि गर्ल्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू बॉयज। इसके अलावा और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम इस पूरी वीडियो के अंदर एक ही जगह पे डिस्कस करेंगे। यानी आपको जब भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड कोई भी चीज जाननी हो तो यू कैन ओपन अप दिस वीडियो। दिस इज अ सिंगल कंपाइल्ड सोर्स ऑफ एवरी सिंगल थिंग दैट यू नीड। आपकी एग्जाम नोटिफिकेशन हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट पे जो डेटा दिया गया हो, हर एक अलग अलग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट पे जो डेटा दिया हो जो आपके काम का है, वो सारा इस वीडियो के अंदर आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा और लास्ट में आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो जैसे आप देख सकते हो यहां पे, दिस इज आवर रोड टू आरएमएस कंप्लीट डिटेल्स। सो यहां पे आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। लेट्स गो। अगर आप न्यू हो तो मैं बता देता हूं, द नेम ऑफ द चैनल इज डिफेंस स्कूल्स प्रेप, और यहां पे हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं फॉर सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट्रल हिंदू स्कूल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। इन सभी के अंदर एक्सेप्ट दिस वन, क्लास 6th एंड क्लास 9th के अंदर एडमिशन होता है और वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एमसीक्यू बेस्ड आपको एग्जाम मिलेगा। यहां पे क्लास 8th में होता है। एंड इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज दीपक SM सांगवान। ठीक है, सो लेट्स गो। एज यू कैन सी ऑल अबाउट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स सेशन 2026 एंड 2027। इसका मतलब क्या? इसका सिंपल सा मतलब, आपको पता होगा ना सेशन कब से स्टार्ट होता है। आप अपने स्कूल में जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं आपके, कई बच्चों को यही नहीं पता कि सेशन क्या होता है। जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं, जो आपके प्राइवेट हो या फिर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, तो आप नॉर्मली एडमिशंस कब लेते हो? अप्रैल के अंदर। उससे पहले स्टार्ट हो जाते हैं वैसे तो, लेकिन अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो जाता है और नेक्स्ट ईयर मार्च तक आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं। सो दिस इज द अकेडमिक सेशन, दिस इज द अकेडमिक सेशन। सिमिलरली अभी क्या है, अभी हम 2025 के अंदर, प्रेजेंटली वी आर इन 2025। ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जामिनेशन जो होगा, जिसको हम बोलते हैं सीईटी, ठीक है, ये होगा आपका दिसंबर में। और ये जो बच्चे इसके अंदर सिलेक्ट होंगे वो कहां जाएंगे? वो नेक्स्ट ईयर इसको ज्वाइन करेंगे। कब? अप्रैल में। सो नेक्स्ट ईयर आपका कौन सा हो जाएगा?
2026, और उनका एक साल कंप्लीट कब होगा? 2027 मार्च के अंदर। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर द स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेंगे, उसका एग्जाम होगा दिसंबर में, है ना। दैट्स व्हाई द सेशन इज 2026 2027। बच्चों को कंफ्यूजन होगी, सर 2025 क्यों नहीं लिखा है? दिस इज द रीजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम कैलेंडर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वी नीड टू डिस्कस, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 10th ऑफ सितंबर से सुबह 10 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे से 10th ऑफ सितंबर। अब लास्ट डेट कौन सी है? लास्ट डेट इज 9th ऑफ अक्टूबर, यानी ऑलमोस्ट 1 मंथ इज देयर टू फिल द फॉर्म। अब यहां पे कई बच्चे गलतियां क्या करेंगे, दे विल वेट, अरे भर देंगे भर देंगे, कीप ऑन प्रोकास्टिनेटिंग, उसको आगे बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। यू डोंट नीड टू डू दैट। एट मैक्स इसको आप फर्स्ट वीक के अंदर फिल करो। रीजन क्या होता है, आपके जो आसपास सेंटर्स होते हैं ना, उसके अंदर लिमिटेड सीट्स होती है बच्चों की। अगर आप जितना लेट करोगे ना फॉर्म फिल करने में, उतने ही चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको अपना प्रेफर्ड सेंटर, एग्जाम सेंटर ना मिले, आपको थोड़ा सा दूर भेज दिया जाएगा, तो उसको अवॉइड करना, ठीक है। अब जैसे ही आपके एग्जाम फॉर्म फिल हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको चेंजेस अलाउ करने के लिए विंडो ओपन होगी, ठीक है, विंडो विल ओपन। अब ये विंडो आपकी बेसिकली फॉर 4 days विल बी ओपन, और आप अपने फॉर्म के अंदर जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। नाउ डेट ऑफ एग्जामिनेशन वी कैन एक्सपेक्ट दिसंबर के मिड के अंदर, दिसंबर मिड 2025, यहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारा एग्जामिनेशन होगा। सो दिस इज अबाउट द एग्जाम कैलेंडर। नाउ दिस स्लाइड इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, रीजन बिंग कि आपको खाली रिटन एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करना। आपने क्या किया, आपने रिटन एग्जामिनेशन दिया, देन आपने इंटरव्यू दिया, ओके। सो रिटन एग्जामिनेशन के अंदर भी कई बार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड, उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, रेयरली आते हैं लेकिन आ जाते हैं। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द इंटरव्यू पार्ट, इसके अंदर तो हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है कि कैसे इसकी हिस्ट्री डेवलप हुई, कैसे इवॉल्व हुए, किसने स्टार्ट किया था, व्हाट वाज द पर्पस, व्हाट वाज द एम। सो टू नो ईच एंड एवरी सिंगल थिंग वी विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ द आरएमएस, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि भाई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सबसे पहले स्टैब्लिश हुए थे 1925 में। किंग जॉर्ज 6 ऑफ रॉयल इंडियन मिलिट्री, किंग जॉर्ज 6 जो कि आपका बेसिकली ब्रिटेन के किंग है, ठीक है। आपको पता है कि ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है। वहां के जो किंग हैं वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड, एक्चुअल में वहां की पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले 1925 के अंदर किंग जॉर्ज ने इन स्कूल्स को स्टार्ट किया था, लेकिन उसका नाम क्या था, रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल्स, ठीक है, रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल्स। अब शुरुआत के अंदर क्या था कि उनका ये पर्पस नहीं था कि यार इन स्कूल्स के अंदर हम सारे जितने भी डिफेंस के पर्सनल्स हैं या फिर सिविलियंस हैं उनको पढ़ाएंगे, नहीं, वो यहां पे सिर्फ और सिर्फ जेसीओस के बच्चे एंड अदर रैंक्स, ठीक है, जेसीओस के बच्चे, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स, उनके बच्चों को यहां पे पढ़ाने का पर्पस था, ठीक है। लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, 1952 के अंदर स्कूल्स की रीऑर्गेनाइजेशन हुई एंड उनके अंदर उन्होंने अलाउ कर दिया कि यार ऑफिसर्स एंड सिविलियंस के बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा। यहां पे सिर्फ सन्स की बात हो रही, अभी डॉटर्स को यानी कोएड नहीं बनाया इन्होंने, ठीक है। उन्होंने 1952 के अंदर क्या किया, ऑफिसर्स एंड सिविलियंस के चिल्ड्रन को, यानी सन्स को उन्होंने अलाउ कर दिया कि यू कैन ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ द रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल्स, ठीक है। नाउ 54 के अंदर, 1954 के अंदर क्या हुआ, इन स्कूल्स ने ज्वाइन कर लिया इंडियन पब्लिक स्कूल्स कॉन्फ्रेंस। अब ये क्या होता है, ये बेटा एक बेसिकली यू कैन से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं ना आपके,
यानी वो स्कूल्स जहां पे आपको वहीं रहना पड़ता है, आप अप डाउन नहीं कर सकते हो, डे बोर्डिंग नहीं कर सकते हो, है ना, आपको वहीं पे रहना है, वहीं पे आपको पढ़ना है, वहीं पे खेलना है, वहीं पे आपको सो जाना है. सो ऑल द प्रोसेस दैट यू डू थ्रू आउट द डे आर गोइंग टू हैपन देयर एंड देयर ओनली. नाउ उन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया. अब ये क्या करती है, ये एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एडमिनिस्ट्रेट करती है प्लस गाइड करती है रेजिडेंशियल स्कूल्स को. क्या सभी को? नहीं, जो इसके पार्ट है. करंटली यू शुड रिमेंबर कि 80 स्कूल्स इसके मेंबर है एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स आर एक्चुअली वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आईपीएससी. ठीक है, इंडियन पब्लिक स्कूल्स कॉन्फ्रेंस 1939. आपको ये याद रखना है, ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्या हुआ, 1966 के अंदर उन्होंने इस नाम को रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल को चेंज करके कर दिया मिलिट्री स्कूल्स खाली, यानी ये रॉयल इंडियन को हटा दिया, जस्ट मिलिट्री स्कूल्स. और उनका जो पहले मोटो था ना, प्ले द गेम, उनका पहले मोटो था किनका, रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल्स का, प्ले द गेम, उसको चेंज करके उन्होंने कर दिया शीलम परम भूषणम. यानी जिसका मतलब है कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू, यानी अपनी लाइफ में आपको सबसे ऊपर रखना चाहिए कैरेक्टर को, और आप उसको ही अचीव करना चाहिए, उसके पीछे आपको जाना चाहिए. दैट इज द highest thing any person can possess. Next is 25th June 2007. इन स्कूल को अगेन इनका नाम चेंज करके कर दिया, जो प्रेजेंटली इनका नाम है, जो कि है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स. ठीक है, एंड प्रेजेंटली ये स्कूल्स के हैं आपके को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. मतलब यहां पे बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर अलाउड टू टेक एडमिशंस एंड स्टडी. ठीक है, so this is about the history of Rashtriya Military Schools. This is important for your written examination, for your interview, as well as your general knowledge. ठीक है, आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाले हो तो. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है. जैसे आप जा रहे हो स्कूल को ज्वाइन करने के लिए, यू एस्पायर टू बिकम अ कैडेट इन आरएमएस, सो यू नीड टू नो कि यार उसको बैक किसने किया, which particular organization is running राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स. सो ध्यान देना, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है, ऐसे ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है. उनमें से एक हमारी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. नाउ आप सबको पता है कि आर्मी होती है, नेवी होती है, एयरफोर्स होती है. एक मैं आपको बता देता हूं कि डिफेंस स्टाफ नाम की भी एक चीज होती है. आपको इसकी डेप्थ में नहीं जानना है, बस जान लो कि एक बॉडी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही. अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं और इनको कोई मॉनिटर कर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, कोई इनको बेसिकली यू कैन से सबको बांध के रखा जिसने, जिस बॉडी ने, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स. इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स, लेकिन किसका है ये इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का. अब यहां से इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि जोड़ के रखा उसने बेसिकली सभी को, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, द डिफेंस स्टाफ, इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड बोला. लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना क्या है, हेडक्वार्टर है. जैसे आर्मी है तो उसका हेडक्वार्टर है, नेवी है तो उसका हेडक्वार्टर है, एयरफोर्स है तो उसका हेडक्वार्टर है. ठीक है, नाउ अगर मैं अकेला इसको पकड़ू आर्मी को, तो मैं आर्मी को आर्मी हेडक्वार्टर भी बोल सकता हूं. आर्मी का जो हेडक्वार्टर उसको आर्मी हेडक्वार्टर भी बोल सकते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर आर्मी. अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यार यहाँ पे इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ नेवी हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एयरफोर्स हो जाएगा. अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इस वाले इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स में और इस वाले में डिफरेंस क्या है. ध्यान से देखो, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लिखा है, यानी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जितनी भी आर्म फोर्सेज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड डिफेंस स्टाफ, सभी को मिला के बोला गया है, उसको जो मॉनिटर कर रहा है वो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर. लेकिन आर्मी के भी अलग अलग डिविजन्स हैं, है ना, आर्मी की कमांड्स हैं, कोर्प्स हैं, अल्टीमेटली उसको भी डिवाइड किया गया. उनको भी तो कोई सुपरवाइज करता होगा, उनको भी कोई ऑब्जर्व करता होगा, गाइड करता होगा, मॉनिटर करता होगा.
तो उसको हम बोलते हैं आर्मी का हेडक्वार्टर या फिर आर्मी का इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर। दैट्स वाई ब्रैकेट में आर्मी लिखा है। नाउ अगर मैं इसको यहां ले आऊं, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर, उनके अंदर जो आपका इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर है आर्मी का, ये यहां आपका लिखा हुआ है। अब इसको इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स को आर्मी या फिर जस्ट आर्मी हेडक्वार्टर्स, दोनों एक ही बात है, इसको डिवाइड करते हैं बेटा कमांड्स के अंदर। हमारी 6 तो ऑपरेशनल कमांड्स है और एक हमारी ट्रेनिंग कमांड, एक हमारी क्या है, ट्रेनिंग कमांड। ऑपरेशन कमांड्स को आगे आप देखोगे तो कोर्प्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कोर्प्स को डिवीजन में, ब्रिगेड में, बटालियन, रेजिमेंट में, कंपनी में, प्लाटून में एंड सेक्शन में। अब इसका मतलब क्या है, इसका बेसिक सा मतलब है कि इनके फंक्शन, इनका फंक्शन और इनकी स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ मेंबर्स है ना, कम होते जा रहे हैं। यहां सबसे ज्यादा धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, यहां पे 10 के आसपास मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, यहां पे ध्यान दो। ट्रेनिंग कमांड के अंदर 2 टाइप की इस्टेब्लिशमेंट्स होती है, एक तो होती है कैटेगरी ए और एक होती है कैटेगरी बी। हमारा फोकस होगा यहां पे। अब ये जो कैटेगरी ए टाइप की इस्टेब्लिशमेंट्स है, ये ट्रेनिंग कमांड, जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी इसको कमांड कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके एस्पेक्ट्स होते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शन होते हैं, उससे रिलेटेड इस्टेब्लिशमेंट्स बनाई जाती हैं। उससे रिलेटेड बेसिकली वहां पे अलग अलग बिल्डिंग्स, यू कैन से अलग अलग जगह बनाई जाती है जहां पे अलग अलग फंक्शन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे एजुकेशन की बात करें या फिर ट्रेनिंग की बात करें, मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करें, तो आपने देखा होगा आईएम में है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आपने ओटीए सुना होगा, तो यहां पे ट्रेन किया जाता है। ये हो गया मिलिट्री ट्रेनिंग से रिलेटेड। आपने कॉम्बैट ट्रेनिंग का नाम सुना होगा, आपने कॉम्बैट ट्रेनिंग का नाम सुना होगा, तो उसके लिए इन्होंने क्या बना रखा है, इन्होंने कमांडो स्कूल्स बना रखे हैं। जो आपका बेलगांव के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा आपने एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स भी सुने होंगे, एजुकेशन रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स। आपने मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स भी सुने होंगे, मेडिकल हॉस्पिटल्स हो गए, या फिर जहां पे मेडिकल जो एस्पिरेंट्स होते हैं जो आर्म फोर्सेस के अंदर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं AFMC, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, वो भी इसके अंडर आ गया। ऐसे ऐसे अलग अलग फंक्शंस, काम से रिलेटेड वहां पे अलग अलग क्या बनाए जाते हैं, बेसिकली इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते हैं। उनमें से एक है आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। उनमें से एक आप क्या क्या है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। सो दिस इज द पॉइंट। अगर सोच के देखो, मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को इतनी क्लैरिटी से ये चीजें पता होंगी, बिकॉज लास्ट ईयर व्हेन आई वाज टेकिंग मॉक इंटरव्यूज, जिन बच्चों ने रिटर्न क्लियर किया था, हार्डली 1 और 2 स्टूडेंट हैड एनी आइडिया कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। और इतना डिटेल में पता होना तो वो तो बिल्कुल ही दूर की बात है। लेकिन इफ यू आर स्टडिंग हेयर, तो आपको हर एक चीज की क्लैरिटी दी जाएगी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग वेरी क्लियरली। तो यहां पे देखो, अब देखो इसने क्या लिखा है, द स्कूल्स आर कैटेगरी ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्मी। अब आपको समझ में आया कैटेगरी ए का मतलब क्या है, क्या ट्रेनिंग कमांड है। ट्रेनिंग कमांड के तो 2 टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक तो कैटेगरी ए वाले, कैटेगरी बी वाले। कैटेगरी ए के अंदर मल्टीपल फंक्शंस वाले मिलेंगे, कहीं एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स होंगे, कहीं मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड होंगे, कहीं आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग से रिलेटेड होंगे, कहीं आपके हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल से रिलेटेड होंगे। उनमें से एक है आपका एजुकेशन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। अब ये क्या है आपका, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग, ठीक है, ये आपके अंडर आता है। अगर यहां पे मैं लिखूं, यहां पे क्या लिख सकता हूं, इसके अंदर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग, इनका ऑफिस होता है, उसके अंदर आता है। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि हाईएस्ट ऑफिशियल कौन है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड, हाईएस्ट ऑफिशियल कौन है, तो आप क्या बोलोगे, द सेंट्रल गवर्निंग काउंसिल हेडेड बाय द डिफेंस सेक्रेटरी मिलिट्री ऑफ डिफेंस। ये एपेक्स बॉडी है इस स्कूल से रिलेटेड।
यानी ये तो आपको पता चल गया कि कैसे कैसे डिवीजन है, लेकिन आपसे अगर ये कोई पूछ ले कि मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड एपेक्स बॉडी, हाईएस्ट बॉडी कौन सी है, तो वो आपकी सेंट्रल गवर्निंग काउंसिल विच इज हेडेड बाय द डिफेंस सेक्रेटरी। अब आप मुझे बताना कि हु इज द करंट डिफेंस सेक्रेटरी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। ठीक है, लेट्स मूव नाउ। बिफोर गोइंग अहेड वी शुड डिस्कस कि नंबर ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स कितने हैं, कहां पे स्टैब्लिश्ड है, किस साल में स्टैब्लिश हुए थे। ठीक है, विद देयर लोकेशंस एंड द स्टेट। ये भी आपके इंटरव्यू के अंदर एंड आपके रिटर्न के अंदर काम आता है, एंड ऑब्वियसली इफ यू वांट टू गो देयर यू शुड नो अबाउट इट। नाउ द फर्स्ट वन जो सबसे पहले बना था वो था बेटा आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल शेल। ये आपका शिमला के अंदर आता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहां पे आप मैप पे देख सकते हो, ये आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल शेल है एंड दिस इज द लोकेशन। ठीक है, कॉर्नर पे यहां पे। नेक्स्ट इज अजमेर, 1930 के अंदर बना था, 1930 के अंदर बना था। नेक्स्ट इज, इफ यू वांट टू सी द लोकेशन यू कैन सी दिस इज द लोकेशन ऑफ अजमेर। नेक्स्ट इज बेलगांव। ठीक है, आपका कर्नाटका के अंदर है, 1945 के अंदर बना था, और यहीं पे आपका कमांडो स्कूल भी है, कमांडो स्कूल भी यहीं पे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर बेलगांव और दिस इज द लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज और बेंगलोर विच वॉज इस्टेब्लिश इन 1946। 1946 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। द लोकेशन इज क्लियरली कैन बी सीन हियर वेरी क्लियरली। ठीक है, उसके बाद आपका आता है धौलपुर, जो कि 1946 नहीं 1962 में बना था। ये गलती से मैंने टाइप कर दिया, सो दिस इज 1962 सबसे लास्ट। दिस वाज द फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट एंड दिस वाज द लास्ट। यू नीड टू रिमेंबर, आपको ये ऑर्डर भी याद होना चाहिए, आपको इनका ईयर भी याद होना चाहिए, कौन कौन सा, 25, 30, 45, 46, 62। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए इनके स्टेट्स कौन से। अजमेर राजस्थान में है, बेलगांव एंड बेंगलोर दीज टू आर इन द कर्नाटका, एंड धौलपुर इज ऑल्सो इन राजस्थान। ठीक है, ये रीजन क्या है, बिकॉज जब आप वहां पे जाओगे इंटरव्यू के अंदर बैठोगे, देखो पहली बात तो इंटरव्यू ज्यादा लंबा होता नहीं, लेकिन बाई चांस आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और मॉक इंटरव्यूज के अंदर टीचर्स हमेशा पूछते हैं, मैं भी पूछता हूँ कि विच पर्टिकुलर आरएमएस आर यू इंटरेस्टेड इन, यानी आपको कौन सा आरएमएस चाहिए अगर आपको चॉइस दी जाए तो, व्हाट इज योर प्रेफरेंस। देन बच्चे अलग अलग नाम बोलते हैं, और फिर उनसे अगर ये भी पूछा जाए ना कि ऑर्डर क्या है एस्टेब्लिशमेंट का, तो वो भी नहीं बता पाते हैं। सो यू डोंट नीड टू डू दैट, आपको ऐसी गलती नहीं करनी। ठीक है, दिस इज दीज आर द पिक्चर्स यू कैन सी। ये आपको शेल दिख रहा है, ये आपको अजमेर दिख रहा है, बेलगांव, बेंगलोर एंड धौलपुर। यू कैन सी ऑल द 5 here. Now let us talk about the academics in राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। वहां पे किस तरीके से पढ़ाई होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस टाइप के स्कूल्स है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, कौन से बोर्ड को फॉलो करते हैं, को एजुकेशन है या फिर ओनली एक पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करते हैं। लेट्स डिस्कस। सो पहली बात तो ये हमारे सीबीएसई से एफिलिएटेड, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, नाउ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना वो इंग्लिश है। रीजन बिंग कि आप देखना कभी भी आर्म फोर्सेस के अंदर अगर आप जाओगे, स्पेशली इफ यू वांट टू ज्वाइन एज एन ऑफिसर, आपको एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना, तो आपको पता चलेगा कि यार वहां पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, ऑफिशियल ऐसे डे टू डे कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा मैं, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना जिसमें एड्रेस किए जाते हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से कम्युनिकेट करता है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज है। और इसका सिंपल सा रीजन है कि हम ब्रिटिश मिलिट्री से हम बेसिकली मोटिवेटेड हैं, और वो सारी एक बेसिकली ट्रेडिशन है जो हमारी मिलिट्री के अंदर भी आ गई। ठीक है, सो द इंग्लिश इज गोइंग टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। एकेडमिक ईयर जैसे मैंने आपको बताया था अप्रैल से मार्च है, यानी अप्रैल 2026 से मार्च 2027, दिस इज 1 ईयर। आप क्लास 6 पास आउट कर जाओगे और 9th वाले 9th पास आउट कर जाएंगे। नेक्स्ट, दीज आर रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल्स। रेजिडेंशियल का मतलब क्या कि आपको वही रहना है, सारी चीजें वही होंगे, आप शाम को घर पे नहीं आ पाओगे अपनी बस लेके। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आफ्टर क्लास 10th आरएमएस खाली साइंस स्ट्रीम को ऑफर करता है। अब रीजन क्या है, देखो ध्यान से, आरएमएस प्रिपेयर करता है आपको क्लास 10th के बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए, आपके क्लास 12th के बोर्ड्स के लिए,
And the most important reason why the RMS are established in 1925, वो आपको ज्वाइन करवाना चाहते हैं बेटा नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रेजेंट के टाइम्स के अकॉर्डिंग, जो कि यूपीएससी एक बॉडी है, आपकी स्टैट्यूटरी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो इसको कंडक्ट करवाती है। अब ध्यान से देखो, उसने किसी भी अदर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का नाम नहीं लिया, ना उन्होंने आईआईटी का नाम लिया, ना उन्होंने नीट का नाम लिया, ना उन्होंने कैट का नाम लिया, ना ही उन्होंने बेसिकली आपका सीए एग्जामिनेशंस का नाम लिया। किसी भी चीज का नाम नहीं यहाँ पे दिया गया है। ये डेटा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट एज वेल एज उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से उठाया हुआ है। तो उनका आपको जो मोटो है ना, जो एम है, वो क्लियर कट दिख रहा है कि यार यहाँ पे है ना एक सर्टेन ऑर्डर होगा, यहाँ पे हम बच्चे को एकेडमिकली डेवलप करवाएंगे, साथ साथ में उसकी फिजिकल एबिलिटीज को भी इंक्रीज करवाएंगे। यहाँ पे हम उनको बेसिकली आईआईटीज के अंदर नीट की प्रिपरेशन वो सब नहीं होने वाली है, बिकॉज उसकी अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन व्हेन यू प्रिपेयर फॉर एनडीए की एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए कंपैरेटिवली उतना टाइम नहीं लगता है अगर आप अर्ली स्टेजेस पे स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि यहाँ पे तो 6th क्लास से आपको उस एनवायरमेंट में डाल दिया जाता है या फिर 9th क्लास में डाल दिया जाता है। सो टू सफाइस, एम क्या है? एम है कि यार क्लास 6 to 12 क्वालिटी एजुकेशन दे और बच्चों को डिफेंस की सर्विसेज के अंदर ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया जाए। ठीक है, दिस इज द एम। अब यहाँ पे आप याद रखना कि यार यहाँ पे जो स्टेशनरी वगैरह होती है ना, आपकी टेक्स्ट बुक होती है, स्टेशनरी होती है, तो वो आपको खुद लेनी होती। ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, लेकिन वो आपको बुक्स वगैरह नहीं देगा, ना ही स्टेशनरी का आइटम देगा, आपको खुद से बाय करना, अपने पेरेंट्स से लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड पूरे वीडियो की। स्टेज 0 अगर मैं किसी को बोलूं, सो डेट इज फॉर्म फिलिंग, जो कि आपका 10th of September से स्टार्ट हो चुका है। 10th of September से स्टार्ट हो चुका है और ये कंटिन्यू करेगा टू 9th of October, जैसे मैंने आपको बताया था 2025। उसके बाद आपका होगा सीईटी, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, ठीक है, या फिर आप इसको टेस्ट भी बोल सकते हो, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। बेसिकली आपका एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, आपका एक क्लास 6th एंड क्लास 9th के लिए एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, यानी ओएमआर पे आपको बबल्स फिल करने होते, और ये दिसंबर के अंदर कंडक्ट होगा, दिसंबर 2025 के अंदर, दिस ईयर। नाउ उसके बाद बेटा आपका आएगा रिजल्ट। रिजल्ट है ना आपका इससे रिलेटेड, यानी कोई भी आपको एकेडमिक रिजल्ट देखना हो ना आरएमएस से रिलेटेड, तो आपको NIELIT ऑफिशियल वेबसाइट आप सर्च करना, आपको लिंक मिल जाएगा पहले ही। वहां पे आपको रिटर्न से रिलेटेड सारा रिजल्ट मिलेगा। यानी रिटर्न के रिजल्ट में क्या आएगा? बच्चों के नाम आएंगे और कट ऑफ मार्क्स आएंगे। हर बच्चे के कितना स्कोर किया वो नहीं आएगा, समझ रहे हो? वो हर एक बच्चे का स्कोर रिलीज नहीं करते, वो एक आपको PDF फाइल दे देंगे वहां पे, या फिर आपकी इंडिविजुअल प्रोफाइल पे आप लॉगिन करोगे तो वहां पे लिखा आएगा यस यू हैव पास्ड एंड यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द इंटरव्यू। तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे आपको सारे के सारे रिजल्ट्स मिलेंगे आरएमएस से रिलेटेड। नाउ आपका इंटरव्यू होगा और वो किसी भी एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में शेड्यूल किया जा सकता है, यानी आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको अजमेर भेजने तो अजमेर जाओ, बेलगाम जाओ, बेंगलोर जाओ, शैल जाओ, या फिर आप आपका ढोलपुर जाओ, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ठीक है, देन आपकी बनेगी मेरिट लिस्ट। वो मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनती है? आपके सीईटी के मार्क्स, यानी आपके अंदर जो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट दोगे आप दिसंबर में, उसके मार्क्स एंड आपके इंटरव्यू के मार्क्स, दोनों को कंबाइन करके एक ओवरऑल आउटपुट निकलता है, और उससे हम जज करते हैं कि किस बच्चे ने कितना ज्यादा स्कोर किया, कितना कम किया, और कट ऑफ के बेसिस पे एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं किसका बच्चे का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेडिकल एग्जामिनेशन। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर मिलिट्री हॉस्पिटल या फिर आर्म फोर्सेस रिलेटेड हॉस्पिटल जो लिस्ट में दिए हुए हैं उसको चूज कर सकते हो फॉर योर मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वहां पे आपकी मेडिकल होंगी। आप पहले ही देखो, मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है कि दे आर वेरी मच इनटू इट, दे वांट टू गो टू द आर्म फोर्सेज, उनको आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करना है, RIMC ज्वाइन करना है, सैनिक स्कूल ज्वाइन करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो मेडिकली फिट है भी या नहीं। देखो, आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप तो नहीं करवा पाओगे, लेकिन जो बेसिक चीजें होती है ना, जैसे नोक नीज हो गया,
एंगल्स ऑफ योर बोन्स हो गया, योर एल्बो एंड द जॉइंट्स एंड कलर ब्लाइंडनेस, है ना, ज्यादा वेट है, कम वेट है, हाइट कम है एज के अकॉर्डिंग, ये बेसिक मेडिकल है ना, आप जाके करवा सकते हो कहीं पे भी। तो आई विल से एंड आई विल सजेस्ट यू कि जाके करवाओ, क्योंकि कई बच्चों के ना मैंने सपने टूटते देखे हैं जब उन्होंने ये टेस्ट क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, लेकिन मेडिकल में जाके पता चलता है कि यार ये बच्चा तो एलिजिबल ही नहीं आर्म फोर्सेस के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो वैसे मत करना, जाके अपना मेडिकल करवा लेना, बहुत ही सस्ते में हो जाता है। लास्ट में बेटा आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि आपके बेसिकली फाइनल सिलेक्शन आपका डिपेंड करता है सीईटी में कितने मार्क्स आए, इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए, मेडिकली फिट हो या नहीं हो, वैकेंसीज कितनी अवेलेबल है आपकी कैटेगरी में। अभी आपको पता चलेगा कि रिजर्वेशन कैसे होती है, वो भी एक अलग ही चीज है, इसके अंदर रिजर्वेशन आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ रिजर्वेशन, यानी ये 5 चीजों के ऊपर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। और याद रखना कि भैया आप बोलो कि आर्मी को या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स को या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आप मैसेज कर दो कि सर हम तो एग्जाम देने गए थे और ये सरकारी एग्जाम है तो हमें हमारा टीएडीए चाहिए, ट्रेवलिंग अलाउंस चाहिए। तो बेटा ना ही तो इंटरव्यू के टाइम पे और ना ही आपका एग्जामिनेशन के टाइम पे, रिटन एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। सो उसके बारे में आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिजर्वेशन इन आरएमएस, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सो एज आई सेड द नेक्स्ट पार्ट इज रिजर्वेशन इन आरएमएस। आरएमएस में रिजर्वेशन कैसी होती है? सो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। लेट अस से आरएमएस अजमेर और उसके अंदर 100 सीट्स हैं। इस बार मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हैं, एग्जाम्पल लिए कितनी 100 सीट्स, उन 100 सीट्स में से 70% यानी 100 का 70 कितना हुआ 70, तो 70% जो सीट्स है ना वो बेटा जेसीओज एंड अदर रैंक्स के जो अधिकारी हैं, बेसिकली जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं, अदर रैंक्स के हैं, उनको जाएगी, है ना, चाहे वो आर्मी के हो, नेवी के हो या फिर एयरफोर्स के, उनके इक्विवेलेंट बेसिकली। यानी इन 100 में से 70 सीट तो आपकी गई किसको, जेसीओज एंड अदर रैंक्स, आर्मी पर्सनल्स या फिर नेवी पर्सनल्स या फिर एयरफोर्स पर्सनल्स, उनको चली गई। अब इनमें से 100 सीट्स में से 20% जाएंगी बेटा आपके ऑफिसर्स को, यानी 20 सीट्स, यानी 20 सीट्स, जो आपकी 100 का 20% कितना हुआ 20। और ऑफिशियल्स कौन से आपके, बेसिकली आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों के आपके ऑफिसर्स, उनके बच्चे बेसिकली। एंड जो 10% सीट्स होंगी ना वो होंगी सिविलियंस के लिए, दैट इज इतनी सीट्स। आई बात समझ में? आपको इन पहले 3 पॉइंट्स पे ध्यान रखना, पहले 2 पे। अब ध्यान से सुनो, हमने क्या बोला, 100 का अगर टोटल सीट्स है 100 तो उसका 70% दैट इज 70 वो आपकी जेसीओज एंड अदर रैंक्स, 20% आपके ऑफिसर्स के लिए एंड 10% जो आपकी है वो आपके सिविलियंस के लिए। नाउ द पॉइंट इज इन तीनों कैटेगरीज में 27% जो सीट है ना वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए। ये यहां पे अब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात हो रही है। इससे पहले तो आपकी बेसिकली मिलिट्री रिजर्वेशन की बात हो रही थी, बेस्ड अपॉन द मिलिट्री, यानी आप मिलिट्री से हो या नहीं हो, आप सिपाही हो, आप जेसी हो, या फिर आप ऑफिसर हो, या फिर आप सिविलियन हो, इन बेसिस पे आपको रिजर्वेशन की बात हो रही थी। अब उन्हीं के अंदर मिलिट्री के रिजर्वेशन के अंदर भी एक और फर्दर रिजर्वेशन है जो कि कास्ट बेस्ड है। यानी आपको 27% अगर आप हो तो आप नॉन क्रीमी लेयर के हो, 15% बेटा एससी वालों को मिलेंगे एंड 7.5% एसटी वालों के लिए रिजर्व्ड है। इसका मतलब क्या है, इन 70 में से 27% तो मिलेगी ओबीसी वालों को, 15% मिलेंगी आपकी एससी वालों को एंड आपकी 7.5% मिलेंगी एसटी वालों को। यानी एक आइडिया दूं तो मैं आपको, ये आपकी हो जाएंगी 19 सीट्स, ये आपकी हो जाएंगी 11 और ये नियर अबाउट 5 सीट्स। यानी अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो ये हो गया आपका, दिस विल बी इक्वल टू 35।
यानी इन 70 सीट्स में से भी वो पर्टिकुलर जेसीओज या फिर वो पर्टिकुलर अदर रैंक्स के जो आपके आर्मी पर्सनल है, नेवी पर्सनल है या फिर एयरफोर्स के पर्सनल है जो SC ST और OBC से आते हैं, उनकी 35 सीट्स पक्की हैं। बची कितनी? बची 35 अलग, और ये जाएंगी आपके जनरल रैंक के, बेसिकली जो भी आपके जेसीओज एंड अदर रैंक्स के जो भी आर्मी ऑफिशियल्स है, ठीक है। नाउ ऐसे ही इन 20 में से बेसिकली आपको 27% किसको जाएगा? ओबीसी को, आपका 15% जाएगा SC को, एंड आपका 7.5% जाएगा ST को, ठीक है। तो ये नियर अबाउट आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 5, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया नियर अबाउट। यानी टोटल मिला के 10 सीट जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स थे उनके अंदर भी 10 सीट्स उन ऑफिसर्स को मिलेंगी, उनके बच्चों को मिलेंगी जो ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, SC और ST से बिलोंग करते हैं। बची 10 सीट्स आपकी जनरल रैंक के अधिकारियों के बच्चों के लिए है, ठीक है। नाउ ये आपको समझ में आएगा। सिमिलरली आप अगर सिविलियंस की बात करोगे तो उनके लिए भी अगर ओबीसी की बात करूं और आपकी SC की बात करूं और ST की बात करूं तो ये मिला के आपकी 4 से 5 सीट इनकी भी हो गई, तो यानी 5 सीट बची आपकी जनरल कैटेगरी की। तो आप देख रहे हो यहां पे रिजर्वेशन सिस्टम खाली कास्ट बेस पे नहीं है, क्योंकि नाम में ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, मिलिट्री स्कूल्स है, तो वो अपने पर्सनल्स का ध्यान रखते हैं मिलिट्री वाले। दैट्स वाई उनके पहले तो उन्होंने मिलिट्री के बेसिस पे एंड सिविलियंस के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया है, जो कि पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 में क्लियर कर दिया है। उसके बाद उन्होंने रिजर्वेशन दिया इनके अंदर भी कास्ट बेसिस पे, है ना। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो जनरल वालों को कितनी बेसिकली मिल रही है सीट्स? 35 ये रही, 10 ये रही और 5 ये रही, यानी 50% सीट्स गोस टू जनरल कैटेगरी। अब इसके अंदर भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उनमें से कुछ जेसीओस होंगे, कुछ अदर रैंक्स वाले होंगे, उनमें से कुछ ऑफिसर्स होंगे, उनमें से कुछ प्योर सिविलियंस होंगे। उसके बाद आपको याद रखना है कि टोटल मिला के सारे 500 स्कूल में, सारे 500 स्कूल्स के अंदर, या फिर ये बोल सकते हो आप एक स्कूल के अंदर 15 से ज्यादा नहीं, ऐसे बच्चों को रखा जाएगा जिनकी फैमिली के अंदर कोई भी आर्म फोर्सेस के अंदर किल्ड इन एक्शन के अंदर एडमिसिबल है ना, जो शहीद हुए थे उनकी फैमिली से। तो पूरे 500 के अंदर अगर मान लो हर एक के अंदर 50 बेसिकली 100 सीट आ गई, यानी 500 सीट हो गई क्लास 6 एंड क्लास 9 में, तो उसमें से 50 बच्चे ऐसे होंगे जो उनके वार्ड्स होंगे जो किल्ड इन एक्शन के अंदर काउंट होते। उसके अलावा टोटल 30 वैकेंसीज गोस टू गर्ल्स, गोस टू गर्ल्स। दैट्स व्हाई आई से गर्ल्स के लिए कि बेटा आपका कंपटीशन इसलिए ज्यादा है बिकॉज वैकेंसीज बहुत कम है, एग्जाम का लेवल इतना ज्यादा नहीं है। एग्जाम जब आप देखोगे ना, अब लास्ट मेरिट लिस्ट आप देखोगे, देन गर्ल्स विल बी लाफिंग आफ्टर लुकिंग एट द मेरिट लिस्ट कि यार हमने लड़कों से ज्यादा अच्छा स्कोर किया रिटर्न में भी, इंटरव्यू में भी, स्टिल वी आर नॉट सिलेक्टेड, रीजन बीइंग द वैकेंसीज आर रियली रियली लो। सो दैट्स व्हाई यू शुड बी कंपीटिंग एट अनदर लेवल। आपको ये कंपीट नहीं करना है कि मुझे कट ऑफ क्लियर करनी है, गर्ल्स के लिए बोल रहा हूं मैं, आपको कंपीट करना है कि मुझे टॉपर से भी ज्यादा लेके आना है, आई हैव टू टॉप द एग्जामिनेशन, तब जाके आप कंफर्म कर पाओगे। सेम थिंग हैपेंस विद गर्ल्स इन एनडीए, ऐसे ही होता है, वहां पे भी सीट्स बहुत कम है क्योंकि धीरे धीरे सिस्टम आपका इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिजर्वेशन। अब ये मान लो कि अगर कोई सीट वैकेंट रह गई, इफ एनी ऑफ द सीट इज वैकेंट, खाली बच गई सीट, तो उस सीट को उसी साल आपके सिविलियन कैटेगरी के अंदर ऑफर किया जा सकता है, बिकॉज वहां पे सबसे कम है, सिविलियन कैटेगरीज के अंदर सबसे कम नंबर ऑफ सीट्स है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी की, कौन बच्चे इस एग्जामिनेशन को दे सकते। या तो बेटा आपने क्लास 6 एंड क्लास 9 को पास कर लिया है, या तो आपने क्लास 6 एंड क्लास 9 को पास आउट कर लिया है, या आप बेसिकली क्लास 6 एंड क्लास 9 के अंदर, बेसिक क्लास 5th एंड क्लास 8th के अंदर हो,
ठीक है। अगर आप क्लास 6 के लिए एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, किसी भी स्कूल से क्लास 6 का पासिंग आउट सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन आप ये चाहो कि यार मैं क्लास 5 के अंदर देना चाहता हूं और क्लास 6 में डायरेक्ट आरएमएस में चला जाऊंगा, तो वो भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल। सिमिलरली अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हो, या तो आपने क्लास 9th पहले से कर ली हो, है ना, और आप आरएमएस में जाकर रिपीट करने वाले हो, या फिर आप क्या करो कि आप 8th में ऑलरेडी हो और अभी फॉर्म फिल करो एंड 9th में डायरेक्टली ज्वाइन कर लो। दीज आर द टू थिंग्स दैट कैन हैपन। ठीक है। नाउ अब क्या होता है कि यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि मैंने जैसे बोला था कि यहाँ पे जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश रहता है, तो कीप वर्किंग ऑन योर इंग्लिश कम्युनिकेशन पार्ट, चाहे वो रिटर्न हो, वर्बल हो, या फिर कोई भी हो। ठीक है, रीडिंग हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, तो उस पर ध्यान दो थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे सारी बातें आपकी इंग्लिश में होती है मोस्टली, जो आपकी ऑफिशियल चीजें होती है उसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज एज। अब इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के अंदर एज का क्राइटेरिया क्या है क्लास 6 के लिए, क्लास 9th के लिए। इफ वी टॉक अबाउट क्लास 6 की अगर बात की जाए तो आपके बच्चे की एज 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी आपके बच्चे की एज 31 ऑफ मार्च 2026, ठीक है, 31 ऑफ मार्च 2026 से पहले, यानी आप एडमिशन ले रहे हो नेक्स्ट ईयर, अभी हम 2025 के अंदर है, एडमिशन होगा 2026 के अंदर, तो सेशन कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2026, तो उससे एक दिन पहले से अगर आपका बच्चा 10 से 12 साल की रेंज में है तो वो क्लास 6 में एडमिशन ले सकता है। सिमिलरली उससे एक दिन पहले अगर आपका बच्चा 13 से 15 की एज में है तो भी वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर क्लास 9th में एडमिशन ले सकता है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कोई बच्चा और उसके परिवार में कोई शहीद हुआ है, यानी किल्ड इन एक्शन की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उनकी जो एज क्राइटेरिया है ना, ये 6-6 महीना बढ़ा दिया जाता है। यानी यहां पे +6 मंथ्स, अपर एज लिमिट में बोल रहा हूं मैं, लोअर में नहीं बोल रहा, एंड यहां पर भी +6 मंथ्स। अब ये जो इन बच्चों के लिए एज हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 to 12.5, और इनके लिए हो जाएगी 13 to 15.5। सो ये आपको याद रखना, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि वहां पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है इंटरव्यू के टाइम पे, और लास्ट में जब एडमिशन आप लेते हो स्कूल के अंदर, तो वहां पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज मैंने देखे थे लास्ट ईयर, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं कि जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है ना, वो या तो कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपकी बेसिकली आपको दे, उससे ऑथराइज्ड हो, या फिर गवर्नमेंट बॉडी होनी चाहिए ओनली। लेकिन वो गवर्नमेंट बॉडी जिसके पास ऑथराइजेशन हो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने की। अगर आप ये बोलो ना कि सर मैं ग्राम पंचायत से बनवा के लाया, या फिर किसी लोकल बॉडी से, है ना, ग्राम सभा से बनवा के लेके आया हूं, तो वो अलाउड नहीं है, उसको मान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, डेट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड एज योर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट। ओके, नेक्स्ट, अगर आपकी कोई भी डिटेल्स है ना, आप जो शो कर रहे हो और आपकी जो प्रीवियस डिटेल्स से उससे मैच नहीं कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो उसके अगेंस्ट आपके एक्शन लिया जा सकता है। सो मेक श्योर जो आपकी डिटेल्स ऑलरेडी है, कई बच्चे का क्या होता है कि उनकी बिकॉज ऑफ सम इश्यूज उनकी डिटेल्स मैच नहीं करती। आधार कार्ड में एज अलग होती है, स्कूल के अंदर एज अलग होती है, डेट ऑफ बर्थ में एज सर्टिफिकेट में एज अलग होती है, स्कूल के अंदर एज अलग होती है, फादर मदर का नाम अलग होता है ना, कहीं पे कुमार लिखा होता है, कहीं पे नहीं लिखा होता। साउथ इंडिया एंड स्पेशली सेंट्रल इंडिया के अंदर क्या होता है, वो अपना सरनेम पहले लगाते हैं, है ना, मैंने महाराष्ट्र के अंदर बहुत देखा था, तो वहां पे बहुत सारे इश्यूज फेस करने के लिए आते हैं। सो मेक श्योर आपकी जो स्कूल के अंदर डिटेल्स है, आपकी ऑफिशियल जो डिटेल्स है वो मैच करें, ताकि वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इश्यू ना हो। ठीक है, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस स्कूल्स प्रेप से रिलेटेड बेटा जितना भी मटेरियल है, जितने भी आपके जो क्लासेस की पीडीएफ्स हैं, आपके टेस्ट हैं, आपकी वर्कबुक है, वो सारी की सारी अपलोड होती है टेलीग्राम चैनल पे। दिस इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल, आप सर्च करो, और यहाँ पे मैंने लिंक भी दिया है, आप पीडीएफ से डायरेक्ट क्लिक करोगे तो वहां पे पहुंच सकते हो। दिस इज द नेम ऑफ द यूट्यूब चैनल एंड दिस इज द लिंक, ठीक है, एंड दिस इज द नंबर। यहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो प्लस कॉल कर सकते हो, लेकिन कॉलिंग का टाइम थोड़ा ध्यान रखना कि लेट नाइट मत करना, बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग मत करना। यू कैन कॉल बिटवीन 10 to 6 PM।
ठीक है, दिस इज द टाइम आई अलाउ स्टूडेंट्स टू टॉक टू मी, ठीक है। सो आप इस टाइम पे कॉल करिए एंड दिस इज द इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यू कैन फॉलो देयर ऑल्सो। तो यहाँ पे आप मेरे से मेंटरशिप एज योर टीचर, एज योर एल्डर ब्रदर, यू कैन आस्क मी एनी डाउट। आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई गाइडेंस चाहिए आपको, मेंटरशिप चाहिए, यू कैन टॉक टू मी देयर, आई विल गेट सम टाइम फॉर यू एंड हम आराम से बात करें। नेक्स्ट, नाउ लेट अस सी द मार्किंग स्कीम एंड पेपर पैटर्न। क्लास 6th एंड क्लास 9th के अंदर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की मार्किंग स्कीम और उसका पेपर क्या होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है। सो लेट्स सी क्लास 9 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th में बेटा पेपर 1 एंड पेपर 2 में डिवाइड किया गया, यानी आपको जो पेपर दिया जाएगा ना वहां पे वो एक ही होने वाला है, उसको भी 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया। पहले के अंदर आएगा आपका इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंसेज। इंग्लिश आपकी 50 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स एंड सोशल साइंसेज विल बी अकाउंटेड टू 30 मार्क्स, ठीक है। टोटल आपका हो गया 100, 50% ऑफ द ओवरऑल मार्क्स, ठीक है। पेपर 2 में आपका आएगा मैथ्स एंड आपका साइंस, दोनों 50-50 मार्क्स के, ये भी 100 हो गए, 50% ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू जो कि होगा 50 मार्क्स का, जो कि होगा 50 मार्क्स का। तो यानी पेपर पूरा आपका 200 नंबर का क्लास 9th के लिए, और आपका इंटरव्यू की वेटेज है 50, टोटल आपका हो गया 250। तो यानी आपकी अल्टीमेटली जो मेरिट बनेगी वो 250 में से बनेगी क्लास 9th के लिए। क्लास 6th की अगर हम बात करें तो 5 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट, मैथमेटिक्स, जीके एंड करंट अफेयर्स एंड आपका लास्ट में इंटरव्यू। 4 सब्जेक्ट ये एंड प्लस इंटरव्यू। अगर मैं ये बात करूं, ये 50 मार्क्स की आएगी, लेकिन ये खाली क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। ये आपका क्या क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी 50 में से आपको 35% मार्क्स लेके आने, यानी अराउंड 17-18 नंबर के आसपास आपको लेके आने पड़ेंगे टू क्वालिफाई इन इंग्लिश सेक्शन ओनली, है ना। यानी क्लास 6 के लिए इंग्लिश की इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, क्वालिफाइंग नेचर का है। आपके जो मार्क्स बनेंगे ना वो इन तीनों से बनेंगे, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जीके, तीनों 50-50-50 नंबर की आएगी और सबकी वेटेज 40-40% है। तो यानी लास्ट में आपका 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। तभी मैं बोल रहा हूं कि जो क्लास 9th का इंटरव्यू होता है ना वहां पे वेटेज ज्यादा है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट भी ज्यादा करते हैं कि आप ज्यादा बताओगे, अच्छे से प्रेजेंट करोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, यू शुड बी अवेयर अबाउट वेयर यू आर गोइंग एंड व्हाट आर योर हॉबीज, इंटरेस्ट, अबाउट योर फैमिली, योर बैकग्राउंड, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लास 6 के अंदर फिर भी थोड़ी सी ढील दे दी जाती है, बिकॉज बच्चों को उस टाइम पे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी डेवलप नहीं होती और वो अपने इतने अवेयर भी नहीं होते कि अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। तो वहां पे इंटरव्यू की वेटेज भी कितनी है, 20 मार्क्स। ओवरऑल पूरी आपकी मेरिट बनेगी 170 मार्क्स के अंदर से, ठीक है। अब ये इन्होंने नई क्लैरिटी के लिए क्राइटेरिया दिया है। लास्ट ईयर क्या हो रहा था कि मल्टीपल बच्चों के सेम मार्क्स थे, लेकिन उनकी रैंक ऊपर नीचे दी गई थी, यानी रैंक सबको सेम रैंक नहीं दी थी। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट 1 है और स्टूडेंट 2 है, दोनों ने 170 मार्क्स अचीव किए हैं आउट ऑफ 200, है ना। और स्टूडेंट 1 को उन्होंने रैंक दे दी है 30, स्टूडेंट 2 को रैंक दे दी है 31। सो ये इन्होंने कैसे डिसाइड किया कि यार सेम मार्क्स होने के बाद भी एक को 30th रैंक मिली, एक को 31st मिली है, तो उसको ये बोलते हैं टाई ब्रेकर क्राइटेरिया, है ना। इन केस मल्टीपल स्टूडेंट्स के बीच में मार्क्स अगर टाई हो जाए रिटर्न मार्क्स के अंदर बेसिकली, या फिर ओवरऑल मेरिट में भी, तो क्या होता है। अगर क्लास 6 में बोले तो वो क्या देखेंगे कि यार ये बताओ इन दोनों बच्चों में से मैथमेटिक्स में ज्यादा किसके हैं। अगर मैथ्स में यहां के अकॉर्डिंग में बोलूं तो स्टूडेंट 1 के ज्यादा होंगे, या मान लो कि दोनों के सेम है, ज्यादा नहीं है, तो फिर वो देखेंगे कि रीजनिंग में किसके ज्यादा है। अगर वहां पे भी दोनों के सेम है तो फिर वो देखेंगे कि जीके में किसके ज्यादा है, वहां पे भी सेम है तो फिर वो देखेंगे कि इंग्लिश में किसके। अल्टीमेटली जिसके ज्यादा मार्क्स हुए अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट कौन सा है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, तो उसके अकॉर्डिंग उसको रैंक दे दी जाएगी बच्चे को। अगर क्लास 9th की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है मैथमेटिक्स की, फिर साइंस की, फिर इंग्लिश की, फिर सोशल साइंसेस की एंड लास्ट में हिंदी की, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं किस बच्चे को रैंक मिलेगी, कम रैंक मिलेगी इन द सेंस यानी वो टॉपर होगा जब आपका बेसिकली टाई होता है स्कोर कार्ड, ठीक है। इस बेसिस पे डिसाइड होता है। दीज आर द प्रायोरिटी लिस्ट, दिस इज द
प्रायोरिटी लिस्ट। ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ये लोएस्ट प्रायोरिटी है। सिमिलरली ये भी आपकी ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ये लोएस्ट प्रायोरिटी है। दोनों में मैथमेटिक्स टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखा गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिलेबस। अगर एज पर नोटिफिकेशन जाए, इफ यू गो एज पर द नोटिफिकेशन, द सिलेबस ऑफ आरएमएस इज नॉट डिफाइंड। टू बी ब्लंट, टू बी वेरी क्लियर टू यू, द सिलेबस इज नॉट एट ऑल डिफाइंड। लेकिन हाउ कैन वी टेक एडवांटेज, और कहां से हमें पता चल सकता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन। एक उन्होंने क्या बोला है कि यार अगर आप क्लास 6 के लिए जा रहे हो ना, तो क्लास 5 के स्टैंडर्ड का पेपर आएगा, जो कि झूठ बात है। अगर आप उठा के देखोगे पेपर तो आप देखोगे कि यार मैथ्स तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन टाइम एंड वर्क कहाँ कराया जा रहा है क्लास 5 के अंदर, परसेंटेज के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कहाँ दिए गए हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं है। एनसीईआरटीज की बात हो रही है, प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स के अंदर होते हैं फिर भी, है ना। सिंपल इंटरेस्ट कहाँ पर है, एवरेज कहाँ पर है, ये चैप्टर्स तो कहीं पे भी नहीं है। रीजनिंग तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, और जीके के अंदर तो कुछ भी पूछा जा रहा है, समझ रहे हो। सो ये सारी चीजें हमें पता नहीं चलेंगी। अगर हम बात करें क्लास 9th के लिए, तो क्लास 8th के स्टैंडर्ड का आएगा। अब इनके केस में ये बात सच है, इनके केस में बात सच है कि क्लास 6 से क्लास 8 के, चाहे वो इंग्लिश का स्टैंडर्ड हो, मैथ्स का हो, साइंस का हो, सोशल स्टडीज का हो, मोर और लेस आई वुड से 8th क्लास से 70 to 80% आपका एनसीईआरटी का लेवल ही आ जाता है, एनसीईआरटी का लेवल आ जाता है। लेकिन यहां पर ये क्या इशू फेस करते हैं, सिलेबस इज वेरी वास्ट, सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, और कंपटीशन ज्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है। क्लास 6 में नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होती हैं और कंपटीशन भी होता है ठीक ठाक, लेकिन क्लास 9th में सीट्स कम है लेकिन कंपटीशन स्टिल इट इज देयर, ठीक है। तो दिस इज द इशू दीज पीपल, दीज स्टूडेंट्स फेस। नाउ मीडियम आपको दोनों मिल जाएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश, पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, क्लास 9th हो या फिर क्लास 6th हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इफ यू रियली वांट टू नो, यू वांट टू बी क्लियर अबाउट द एग्जामिनेशन, व्हाट इज द लेवल, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस पर्टिकुलर चीज को प्रिपेयर करूं या ना करूं या फिर छोड़ दूं, है ना। तो वो आपको पता चलेगा यहां से। क्लास 5th एंड क्लास 8th के एनसीईआरटी का सिलेबस उठा लो, क्लास 5th एंड क्लास 8th के एनसीईआरटी का सिलेबस उठा लो, जो जो सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो। अब ये क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, इसके अवेलेबल है नहीं मार्केट के अंदर। आप कभी गूगल पे लिखोगे ना कि आरएमएस बुक, तो मिलेंगे नहीं आपको। मैं क्या कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे उस बुक को डेवलप कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको आरएमएस की पीवाईक्यू बुक मिल जाएगी, डिफेंस स्कूल्स प्रेप की, और इसके कोई चार्जेस नहीं बेटा, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसके सॉल्यूशंस भी डाल दूं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अभी आई एम करंटली वर्किंग ऑन साइंस एंड मैथ्स, और थोड़ा बहुत एसएसटी के ऊपर काम हो रहा है, लेक्चर्स आने वाले, रिकॉर्ड हो चुके। तो अभी क्या हो रहा है कि ये इनके जो सॉल्यूशंस है ना वो आते रहेंगे, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको इसकी आरएमएस की पीवाईक्यू की डिफेंस स्कूल्स प्रेप की आपको फाइल मिल जाए, आपको बुक मिल जाए, क्लास 6 के लिए भी और क्लास 9th के लिए भी। पीछे उनके आंसर की मिल जाएगी, आगे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा, प्रैक्टिस के लिए भी आपको काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस कि यार स्कूल की फीस एंड क्वेश्चन मनी कितनी, यानी क्या आरएमएस के स्कूल्स के अंदर फीस प्राइवेट स्कूल से ज्यादा होती है ना। क्या वहां पे यानी कोई भी एवरेज सोसाइटी या फिर एवरेज फैमिली का बच्चा पढ़ सकता है इजीली, इज दैट वेरी एक्सपेंसिव या फिर बहुत ही कम फीस है। सो लेट डिस्कस अबाउट दैट। तो अगर बात करें अदर रैंक्स की, चाहे वो नेवी हो, आपकी एयरफोर्स हो या फिर आर्मी हो, ठीक है, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को भी इन्वॉल्व किया गया, उनको बेटा फीस देनी होती है 12,000। ये आपकी ट्यूशन फीस है, यानी एकेडमिक फीस जो आप स्कूल्स में देते हो ना जाते ही, उनको देनी होती है 12,000। उसके बाद उनको क्वेश्चन मनी देनी होती है एक ही टाइम, और ये आपकी एक टाइम कब देनी होती है, एडमिशन के टाइम पे। एडमिशन के टाइम पे देनी होती है, और ये रिटर्न हो जाती है व्हेन यू लीव द स्कूल। लेकिन वो कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे इस पे, यानी ब्याज नहीं मिलेगा आपको। अब ये होता क्या है वो देख लेते हैं। आप में से कई खुराफाती बच्चे होते हैं, आपको पता होगा, देखो मैं भी था, आप भी हो, सबको पता है, सब होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम स्कूल की चीजों को तोड़ फोड़ उसको मचा के रखते हैं अच्छे से,
किसी ने बेंच तोड़ दिया, किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब कर दिया, किसी ने कोई चीज खराब कर दी, किसी ने कोई चीज तोड़ दी, तो उसके लिए एक सिक्योरिटी मनी होती है जो बेसिकली एक तरीके से डेकोरम बनाने में हेल्प करती है स्कूल वालों को, आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस फील कराने के लिए, और आपको थोड़ा सा वो बांध के भी रखते हैं कि यार तुम्हारे पैसे हमारे पास है तो कोई चीज तोड़ फोड़ मत देना, ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा, आपके पैसे हम रख लेंगे। सो उसके लिए मनी डिपॉजिट होती है। अगर आप जेसीओस की बात करो आर्मी नेवी एयरफोर्स में, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, तो आपको 18,000 रुपए देनी है और आपकी क्वेश्चन मनी कितनी है 1800। अगर आप ऑफिसर्स की बात करो तीनों सर्विसेज के अंदर, ठीक है, तो आपको 32,000 रुपए देने हैं और 3800 आपकी क्वेश्चन मनी। सिविलियंस को 51,000 देने हैं और 6,000 क्या क्वेश्चन मनी है, और SC/ST को 25% डिस्काउंट मिलता है फीस के अंदर और 6,000 इनकी क्वेश्चन मनी। नाउ द पॉइंट इज, क्या ये महंगे सस्ते हैं? देखो यार बहुत ही सस्ते हैं, मैं बताऊं आपको, स्पेशली अगर यहां तक देखा जाए तो अगर आप आर्म फोर्सेस से कैसे भी बिलोंग करते हो, आप अदर रैंक्स में हो, आप जेसीओ हो, आप ऑफिसर हो, तो ये कोई फीस नहीं है। दिस इज नॉट, आई वुड से, बहुत ही ज्यादा बड़ी फीस आपको अमाउंट पे करनी पड़ रही है। सिविलियंस को फिर भी कई लोगों को हो सकता है कि यार 51% 51,000 वो मांग रहे हैं, वो भी ज्यादा नहीं। अगर आप जाके देखोगे तो आज के टाइम पे कोई भी छोटे से छोटा प्राइवेट स्कूल आपकी आई वुड से 3, 3.5, 4,000 से कम तो कोई ले नहीं रहे, है ना। उसके बाद आप अपने बच्चों को ट्यूशंस भेजते हो तो साल के अंदर लाख रुपए से कम आपका बच्चा ट्यूशन फी इंक्लूडिंग स्कूल एंड आप जो प्राइवेट ट्यूशन पे भेजते हो उससे कम में तो सेटल हो नहीं रहे। सो द फीस इज वेरी लो विद रिस्पेक्ट टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यू गो, यू सेंड योर चिल्ड्रन, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपका कोई भी वार्ड है जो बेसिकली किल्ड इन एक्शन वाले कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी आपकी फैमिली में कोई शहीद हुए हैं और आप उनके यानी चिल्ड्रन हो या फिर रिलेटेड हो समहाउ, तो आपकी है ना कोई भी फी नहीं लगेगी। कौन सी? ये वाली ट्यूशन फी नहीं लगेगी, लेकिन आपकी कैपिटेशन एंड क्वेश्चन मनी वो दोनों लगेंगी, ठीक है। वो बेसिकली एक डिसिप्लिनरी सिस्टम को डेवलप करने के लिए होता है, तो वो सबसे लेते हैं। आपको ये पढ़ाई वाली फीस नहीं देनी पड़ेगी, आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ना इन दोनों की, जैसे सबसे ज्यादा फीस इन दोनों की, ऑफिसर्स की कैटेगरी में, सिविलियंस की कैटेगरी में, तो इनको कोई ना कोई फायदा तो होना चाहिए, बिकॉज हर सिविलियन अमीर नहीं है, तो इनके लिए भी उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको बोलते हैं स्कॉलरशिप, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप। क्या आरएमएस के अंदर स्कॉलरशिप भी दी जा रही है बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस? द आंसर इज यस। आरएमएस में बच्चों को उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड को देख के एंड उनकी इंटेलिजेंस, एकेडमिक इंटेलिजेंस को देख के उनको अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप दी जाती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो क्या है कि 25% ऑफ नॉन एंटाइटल्ड कैंडिडेट्स या फिर कैडेट्स, ये नॉन एंटाइटल्ड कौन से हैं? जिनको कोई भी बेसिकली कोटा नहीं मिल रहा है, तो इनको या तो ये ऑफिसर्स वाले बच्चे हो या फिर ये सिविलियंस हो, इनको है ना एक कॉमन स्कॉलरशिप टेस्ट रखा जाता है हर साल। जैसे आपने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया, उससे तो आपने एडमिशन ले लिया आरएमएस में क्लास 6 या क्लास 9 के अंदर, ठीक है। जैसे आप वहां पे गए तो वहां पे आपका होगा कॉमन स्कॉलरशिप टेस्ट, और 15% किन में से, ऑफिसर्स एंड सिविलियंस के बच्चों में से 15% बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी उनकी एकेडमिक इंटेलिजेंस को देख के, स्कॉलरशिप टेस्ट में कैसी परफॉर्मेंस है उसको देख के। लेकिन मान के चलो कि कई बच्चे तो होंगे कि जिन्होंने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया और उनकी एकेडमिक इंटेलिजेंस भी अच्छी है, तो हम क्या सबको दे देंगे? द आंसर इज नो। इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी देखा जा रहा है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी देखा जा रहा है कि यार पेरेंट्स की इनकम अगर 3 लाख से कम है एक साल में, ठीक है, पेरेंट्स की इनकम अगर 3 लाख से कम है, तो उनसे क्या होगा, बेसिकली उनको ये 15% कैटेगरी में आएंगे। और सेकंड कैटेगरी है कि अगर आपकी 3 लाख से 4.5 लाख के बीच में है तो आपको आधी फीस देनी होगी, ट्यूशन फीस, ठीक है। तो दीज आर द 2 क्राइटेरिया जो फुलफिल करने पड़ते हैं इफ यू वांट टू टेक स्कॉलरशिप इन द आरएमएस आफ्टर टेकिंग द एडमिशन, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब हम बात करते हैं पॉकेट मनी की, ठीक है। तो क्या होता है कि एक मिनिमम अमाउंट 10,000 की आपको वहां पे डिपॉजिट करके रखनी पड़ती है बच्चे के ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए और मंथली पॉकेट मनी के लिए।
यानी अपार्ट फ्रॉम द मैसिंग, जो वहाँ का मेस का फूड है, उसके अलावा उसको और कोई चीजें लेनी हो, कोई स्टेशनरी लेनी हो, कोई उसको खाने का आइटम लेना हो वीकेंड्स पे जब उसकी छुट्टी हो, तो उस टाइम पे वो ले सके। ठीक है, और एक मिनिमम बैलेंस आपको 4,000 का मेंटेन करके रखना पड़ता है। लीव मिलती है, वहां से लीव मिलती है, लेकिन कंप्लीटली प्रिंसिपल की डिस्क्रिशनरी पावर्स पे, यानी प्रिंसिपल विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन कि लीव देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं रूटीन ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का डेली रूटीन क्या होता है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि जब मैंने बोला था कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के अंदर आईआईटी एंड नीट एंड सीए जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस नहीं दिया जाता, क्यों? ध्यान से देखो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का दिन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 6 बजे, एक्चुअल वहां पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है 6 बजे, लेकिन एक्चुअल में बच्चे 5 बजे के आसपास दे वेकअप, 5 बजे के आसपास उठ जाते हैं। अराउंड 5 to 6 दे टेक देयर टाइम टू फ्रेशन अप, और उसके बाद वो आपका फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर जाता है, डेट इज आपका पीटी, बेसिक एक्सरसाइज होगी, वहां पे थोड़ी सी दौड़ लगवाएंगे, बेसिक आपकी पीटी एक्सरसाइजेस होती। देन आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6:30 से 7:30 गैप है, उस गैप के अंदर आपको क्या होना होता है, यू हैव टू गेट रेडी फॉर योर क्लासेस, और 7:30 बजे आपका हो जाएगा ब्रेकफास्ट। दिस इज योर मील 1, ये आपकी मील नंबर 1 हो गई। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 8 बजे इज द लास्ट टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आज 8 से लेके 8:30 द टाइम इज गिवन टू यू सो दैट यू कैन गो टू योर क्लासेस, क्योंकि उसके अंदर टाइम लगता है, डिसिप्लिनरी मैनर के अंदर जाना होता है। ऐसे नहीं है कि आप कैसे भी इनडिसिप्लिन वे के अंदर वहां पे फंक्शन करने लग जाओगे, तो वहां पे आधा घंटा आराम से निकल जाता है। यहाँ पे क्या होती है, आपकी मॉर्निंग असेंबली होती है, और उसके बाद 8:50 से 1:30 PM आपकी एक्चुअल क्लासेस होती है, जैसे आप स्कूल के अंदर करते थे। यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है ना, वो आपको सीबीएसई या फिर यू कैन से एनसीईआरटी लेवल का ही पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी बुक्स ही फॉलो होती है। तो ये मत सोचना कि यार वहां पे हमें आईआईटी के लिए, नीट के लिए तैयारी करवाएंगे। एनसीईआरटी जो लेटेस्ट बुक्स होती है वो फॉलो होती है स्ट्रिक्टली, कोई अलग से मटेरियल नहीं दिया जाता। ठीक है, उसके बाद आपका ये बेसिकली लंच ब्रेक होता है, एंड उसके बाद 2:15 से 4 बजे तक क्वाइट पीरियड होता है। इसके अंदर कई बच्चे रेस्ट करते हैं, कई बच्चे स्टडी करते हैं, इट इज टोटली अप टू देम। मोस्टली इट इज प्रेफरेबल कि वो उनको रेस्ट करवाया जाए, बिकॉज देयर बॉडी नीड्स रेस्ट। वो 5 बजे से उठे हो और अभी आधा दिन उनका कंप्लीट हो चुका है। देन वो 4 से आपका जाते हैं गेम्स एंड क्लब में। अब गेम्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव गेम्स भी रखे जाते हैं। आप कोई भी गेम का नाम लो, वहां पे वो अवेलेबल है, चाहे वो इंडिविजुअल गेम हो, चाहे वो आपका बेसिकली टीम गेम हो, और क्लब्स भी होते हैं अलग अलग। यू कैन गो हॉर्स राइडिंग, यू कैन गो टू स्काउट्स, यू कैन गो फॉर ट्रैकिंग वाली अलग से टीम होती है, यू कैन गो टू माउंटेनियरिंग, अलग अलग चीजें बहुत सारी अवेलेबल होती है। दैट इज वाई दिस इज द प्राइम रीजन कि बच्चे वहां पे अट्रैक्ट होते हैं, दे वांट टू परस्यू दिस लाइफ। उनको मिलिट्री की लाइफ से प्यार क्यों होता है, इन्हीं चीजों की वजह से। बिकॉज किसी भी ऑर्डिनरी स्कूल्स के अंदर इतनी फैसिलिटीज, इतनी डाइवर्स चीजें, इतने डाइवर्स ह्यूमन बींग्स एंड डाइवर्स कल्चर एक ही जगह पे नहीं मिलता। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन पीपल वांट टू गो टू द आर्मीज, ठीक है, एंड अल्टीमेटली द आर्म फोर्सेस। उसके बाद 6 से 8 उनकी इवनिंग प्रेप होती है, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली वो स्टडी वगैरह ही करते हैं, उसके अलावा और उनका कोई काम होता है तो वो कर लेते हैं। फिर वो 8 से 9:30 उनका डिनर होता है, या फिर एंटी रूम होता है। एंटी रूम के अंदर आपका बेसिक जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो उससे रिलेटेड आपको बुलाते रहेंगे, कोई कॉल वगैरह करनी है तो वो सारी चीजें इसके अंदर काउंट होती है। देन 9:30 to 10:30 उनका खुद का सेल्फ स्टडी, ये ऑफिशियल उन्होंने दिया है। उसके अलावा ये बाकी जो टाइम है ना, इनके अंदर भी बच्चे स्टडी ही करते हैं अगर वो कोई और काम नहीं कर रहे। दिस इज द ऑफिशियल टाइम। एंड 10:45 ऑनवर्ड्स लाइट्स आउट, यानी दे विल कॉल, लाइट्स आपकी ऑफ हो जाएंगी। अलग अलग हाउसेस के अंदर बच्चों को डिवाइड किया जाता है। एनडीए के अंदर भी ऐसे ही किया जाता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में भी ऐसे ही किया जाता है, सैनिक स्कूल्स में भी ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। आपके स्कूल के अंदर भी हाउसेज होंगे, है ना, तो वहां पे जो हाउस होते हैं ना, अलग अलग हाउस की अलग अलग बिल्डिंग्स होती है, तो वो लाइट्स पूरी बिल्डिंग की एक साथ ऑफ की जाती है ना। और 10 बज के यानी 11:45 या फिर 10:45 PM आपकी लाइट्स आर आउट, एंड यू आर गोइंग टू बी स्लेप्ट फॉर द नेक्स्ट 5 to आई वुड से 5 to 7 आवर्स। मोस्टली बच्चे यानी 7-8 घंटे के आसपास नींद ले लेते हैं आराम से, ठीक है। नाउ द मेन थिंग हियर इज कि
जो वहां पे टाइमिंग है ना, ये जो आपको दिया है, दिस इज अ स्टैंडर्ड रूटीन, यानी इट इज नॉट स्ट्रिक्टली बाइंडिंग। जरूरी नहीं है कि यही फॉलो होगा, वहां की जो लोकल वेदर कंडीशंस है ना वो भी फॉलो करनी पड़ती है। जैसे आप राजस्थान वाले जो है वहां पे कई बार गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, आप हिमाचल प्रदेश वालों की बात करोगे तो वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है। सिमिलरली आप नीचे आप कर्नाटका के अंदर आओगे तो वहां पे कभी कभी रेन की कंडीशंस बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग दे कीप ऑन चेंजिंग द रूटीन। ये अलग अलग स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज इंटर स्कूल ट्रांसफर। मान लो कि आपने आरएमएस क्लियर कर लिया, तो क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप उस आरएमएस को छोड़ के कोई दूसरे स्कूल में चले जाओ, दूसरे आरएमएस में चले जाओ? हो सकता है। आप अगर उसी साल, यानी मान लो आपने नेक्स्ट ईयर 2026 के अंदर एडमिशन ले लिया, आपने अप्रैल 2026 में आपका एडमिशन हो गया आरएमएस के अंदर, आपने आरएमएस क्लियर कर लिया, तो बाय February 15th 2027, अगले साल 15 फरवरी से पहले पहले अगर आप अपने बेसिकली प्रिंसिपल को इंटीमेट कर देते हो, उनको बता देते हो कि सर आई वांट टू ट्रांसफर, इस स्कूल से मैं उस स्कूल में जाना चाहता हूं, उसकी कंडीशंस हैं लेकिन सर आई वांट टू गो, तो वो आपकी बेसिकली एप्लीकेशन को वो क्या करेंगे, कंसीडर कर सकते हैं। अब कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक तो होता है कि यार आप है ना अपना एक्स सर्विसमैन के आप बच्चे हो, आपके घर वाले उन्होंने सर्व किया है, मम्मी हो या पापा हो, और वो बोल रहे हैं कि यार हमारे ट्रेवल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि मान लो अगर कोई बच्चा हरियाणा में और उसको बेंगलोर मिल गया, तो आप किसी भी तरीके से आइए जाइए, चाहे पेरेंट्स को आना जाना पड़े चाहे बच्चा आए, तो ट्रेवल एक्सपेंसेस सच में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको कम करने के लिए दिस कैन बी वन रीजन। नेक्स्ट इज कि सर मेरे भाई बहन बड़े या छोटे ऑलरेडी किसी दूसरे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं और मैं किसी दूसरे में पढ़ रहा हूं या फिर पढ़ रही हूं, तो इसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है हमारी फैमिली के लिए। सो प्लीज कंसीडर कि हम तीनों या फिर दोनों एक ही जगह पे पढ़ सके, ठीक है? तो दिस कैन बी अनदर रीजन। या फिर आपका बेटा मेडिकल ग्राउंड्स हो कि आपकी मेडिकल कोई इंजरी हो, कोई कंडीशन हो जिस वजह से आप अपने घर के पास वाले राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर जाना चाहते हो। दिस कैन बी द ग्राउंड्स एंड दीज आर द कंडीशंस फॉर इंटर आरएमएस ट्रांसफर्स, ठीक है? नेक्स्ट, स्पोर्ट्स एंड गेमिंग फैसिलिटीज। बेटा आपको सभी को पता है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। द कोर ऑब्जेक्टिव इज टू इम्पार्ट एजुकेशन एज वेल एज आपको मेडिकली एंड फिजिकली फिट रखना। दिस इज द कोर देयर एजेंडा, देयर ऑब्जेक्टिव। नाउ वो क्या करते हैं, पूरे साल एकेडमिक कैलेंडर के अंदर मल्टीपल कॉम्पिटिटिव गेम्स रखते हैं, मल्टीपल टूर्नामेंट्स होती हैं, ठीक है? इंटर हाउस होती हैं, इंटर स्कूल्स होती हैं, तो वो करवाते रहते हैं। उसके लिए मल्टीपल वहां पे फैसिलिटीज है, चाहे वो फुटबॉल की बात हो, हॉकी की बात हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टीटी, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, ठीक है? और वहां पे ये सारी की सारी फैसिलिटीज विद अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोचिंग स्टाफ वो आपको मिलता है प्रॉपर फ्रॉम द आर्मी, ठीक है? साथ में एक बात याद रखना, वहां पे जाने के बाद कई बच्चे ना अच्छे लेवल पे खेलते हैं, कोई स्टेट्स पे खेलता है, कोई नेशनल्स पे खेलता है, कोई तो इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलता है। लेकिन आप किसी भी लेवल पे खेल लो, मॉर्निंग की पीटी करनी पड़ेगी। डेली मॉर्निंग पीटी इज कंपलसरी फॉर द कैडेट्स, ठीक है? अगर आप स्कूल में हो, अगर आप बाहर गए हो खेलने के लिए, अपने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो या फिर आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो अलग बात हो गई। लेकिन अगर आप स्कूल में हो तो चाहे आप स्टेट खेलते हो, चाहे आप नेशनल्स खेलते हो, चाहे आप इंटरनेशनल खेलते हो, पीटी तो करनी पड़ेगी, ठीक है? सो बी हैप्पी अबाउट इट और बी सैड अबाउट इट, इट इज हाउ इट इज। नेक्स्ट, को करिकुलर एक्टिविटीज। अब कई बच्चे क्या होते हैं, दे डोंट रियली वांट टू गो टू द स्पोर्ट्स, उनका ज्यादा इंटरेस्ट को करिकुलर एक्टिविटीज में होता है। कई आर्ट एंड क्राफ्ट में होते हैं, कुछ को फोटोग्राफी पसंद है ना, कुछ को वुड वर्क पसंद है, म्यूजिक, डिबेट, डेक्लेमेशंस, तो ये सारी की सारी चीजें काउंट होती है। इनके लिए आपको इनफ अपॉर्चुनिटीज वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा एनसीसी ट्रेनिंग इज कंपलसरी। बेटा ये तो यानी आप ये मान लो सोने पे सुहागा है आपके लिए। आप ऑलरेडी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हो जहां पे एनवायरमेंट ऐसा दिया गया है कि आप अल्टीमेटली एनडीए के अंदर ज्वाइन करो। मान लो लेट अस से
कि आपने समहाउ आपने 11th-12th में अच्छे से नहीं पढ़ा और आपका एनडीए क्लियर नहीं हुआ, है ना, हो सकता है, बहुतों के साथ होता है, आपको फ्यूचर में पता चलेगा, ठीक है। अब लेकिन आपने स्कूल में एनसीसी किया तो, और आपने एनसीसी के अंदर सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड आप लेके आए हो, तो आपको क्या होगा कि अल्टीमेटली यू विल गो टू योर कॉलेज, वहां पे आप एडमिशन लोगे, अगेन एनसीसी में एडमिशन लोगे, एंड वहां पे अगर आपने पहले से सी सर्टिफिकेट का आपके पास है और या फिर बी का है, तो आप डायरेक्टली वहां पे एनसीसी में एडमिट हो सकते हो। अब एनसीसी का फायदा क्या, जैसे ही आप एनसीसी एग्जामिनेशन को पास कर लेते हो, अल्टीमेटली आफ्टर योर ग्रेजुएशन, 12th के बाद आपको 3 या 4 या फिर 5 साल का कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी कि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना, क्या देना है, डायरेक्ट इंटरव्यू देना है टू गो टू द आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, यानी आपको रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। तो यानी आपको सोने पे सुहागा है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आर देयर, एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज आर देयर, इवन एनसीसी इज आल्सो देयर। उसके अलावा आपका स्काउट्स एंड ट्रैकिंग के लिए भी वहां पे ट्रिप्स होती है, कैंप्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं। तो थिंक अबाउट इट, अगर किसी बच्चे को बता दिया जाए ना बचपन में कि 6th एंड 7th के अंदर, 5th के अंदर, कि बेटा एक स्कूल तो ये है जहाँ पे आप डेली जाओगे, डेली घर पे आओगे, फिर आपको वहां से आपको ट्यूशन जाना होगा, और ट्यूशन के बाद आने के बाद आपको अपना होमवर्क करना होगा, एंड देन यू हैव टू स्लीप। और आपको दूसरी साइड बता दिया जाए किसी बच्चे को कि बेटा एक ऐसा स्कूल है कि जहाँ पे सुबह 6 बजे पीटी होती है आधे घंटा, फिर आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, फिर आपका 8:50 से लेके 1:30 आपका स्कूल लगेगा, देन आपको बेटा अलग अलग फैसिलिटीज मिलेंगी, आप खेल सकते हो, आप आर्ट एंड क्राफ्ट में जा सकते हो, आपको एनसीसी करने को मिलेगी, आपको राइफल चलाने के लिए मिलेगी, यू कैन गो टू ट्रैकिंग, यू कैन गो टू हिमालयाज, और यू कैन इवन जंप फ्रॉम द एयरक्राफ्ट्स, है ना। एनसीसी के कुछ कैंप्स होते हैं जिसके अंदर आप एयरक्राफ्ट्स के अंदर भी कर सकते हो, है ना, पैरा कैंप बोलते हैं उसको, और उसको कोर्स भी बोल सकते हो। तो सोच के देखो कौन बच्चा है जो ऐसे स्कूल्स को मना करेगा। लेकिन द पॉइंट इज यू हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन, यू हैव टू अर्न योर बेसिकली योर स्पोर्ट देयर, ऐसे ही नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाउस सिस्टम। नाउ जस्ट लाइक एनी अदर आई वुड से मिलिट्री का कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, तो वहां पे हाउस होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं। नाउ जैसे आपने देखा होगा कि एनडीए के अंदर भी होता है और अदर आर्मी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जहां पे कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है, वहां पे हाउसेज होते हैं। हाउसेज का सिंगल एजेंडा होता है टू बिल्ड द यूनिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस। वो एक साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करना सीखे, कोऑपरेट करना सीखे, टीम बिल्डिंग की जो फीलिंग है ना उसको डेवलप करें। तो दैट इज द एजेंडा, है ना। तो हर एक हाउस होता है, हाउसेस के अंदर इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, और वहां पे हाउस स्पिरिट एंड सेपरेट आइडेंटिटी होती है हर एक हाउस की, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कैडेट्स को इन हाउसेस। हर एक हाउस का एक क्या होता है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होता है और वार्डन होता है, जो वहां की बेसिक डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में बच्चों की हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेडिकल एंड हेल्थ केयर। बेटा आपको वहां पे एमआई रूम मिलेगा, ठीक है, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन रूम। वहां पे मेडिकल ऑफिसर होगा एंड नर्सिंग असिस्टेंट्स होंगे वहां पे। अब वो क्या करेंगे, थ्रू आउट योर जर्नी इन द आरएमएस क्लास 6 से क्लास 12th, वो आपकी एक मेडिकल हिस्ट्री की रिपोर्ट बना के रखते हैं। आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, 6th के अंदर आपका हाइट कितनी थी आपकी, आपका वेट कितना था, है ना, इज द मसल क्वालिटी इज इनफ, या फिर आप बल्की होते जा रहे हो, या फिर बहुत ही ज्यादा स्किनी होते जा रहे हो, आर यू एथलेटिक इनफ, या फिर आपके अंदर यू नो सम सॉर्ट ऑफ मेडिकल कंडीशन इज देयर। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू योर मेडिकल हिस्ट्री वो मेंटेन करके रखते, ठीक है। अगर उनको लगे कि यार यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं करवा रहे, तो वो आपको एक पर्टिकुलर मेडिकल हॉस्पिटल में आपकी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे आपको रेफर कर दिया जाएगा। लेकिन वहां पे जो पैसे होंगे वो बेसिकली आपके पेरेंट्स के लगेंगे। सो दिस इज अबाउट दिस पॉइंट। मैसिंग फैसिलिटीज की बात की जाए तो बेटा वन ऑफ द बेस्ट फूड यू विल गेट टू इट। देखो जो अच्छे खासे परिवार से आते हैं तो वो तो बेटा यानी अच्छा खासा खाना खाते ही, इधर इट इज वेज और इट इज नॉन वेज। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट लोअर मिडिल क्लास या फिर यू नो पुअर फैमिलीज, तो वहां पे बेटा ये सब चीजें नहीं मिलती है, आपको ही पता है, मुझे ही पता है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जिस बच्चे को खाना बहुत पसंद है, जैसे आपने वो देखी होगी ना, पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी, तो खाना बहुत ज्यादा खाते थे।
और डेट्स वाई वहाँ उनके जो वहाँ ऑफिसर थे उन्होंने क्या बोला था कि इतना खाना नहीं खा सकते हो आप, दिस इज नॉट अलाउड। तो वो बोले कि यार हमारी डाइट ही इतनी है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बोले आप स्पोर्ट्स में जाओ। तो सिमिलरली इफ यू वांट टू ईट एंड यू लाइक टू ईट अलॉट एंड डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड आपको खाना है, आरएमएस इज द प्लेस, यू कैन गेट योर फूड देयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बैलेंस डाइट नरिशिंग मिलेगी अच्छी खासी। ठीक है, आपको हर टाइप का फूड वहाँ पे मिल जाएगा, इधर इट इज वेज और नॉन वेज। और तो और वहाँ की मेसिंग जो मेस फैसिलिटी होती है जहाँ पे आप बैठ के खाना खाते हो टेबल एंड चेयर पे, तो वहाँ पे एरियाज भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे वेज सारे खा रहे हैं, यहाँ पे नॉन वेज खा रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो देयर। ठीक है, नाउ इसके बाद एज आई टोल्ड यू टू डाउनलोड दिस पीडीएफ, बिकॉज ये पीडीएफ आपको पूरा साल हेल्प करेगी। आपको हर एक चीज मैंने इस पीडीएफ के अंदर बता दी है इन डिटेल। फ्यूचर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी तो वो भी मैं सेपरेटली बता दूंगा, लेकिन मैंने आई वुड से 90% आपको इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आरएमएस दे दी है। ठीक है, इसके बाद आपको इस वीडियो की जरूरत पड़ेगी आपके इंटरव्यू के टाइम पे, रिटर्न से पहले। सो टू डाउनलोड दिस पर्टिकुलर पीडीएफ, गो टू द टेलीग्राम चैनल। आप डिफेंस स्कूल्स प्रेप को जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। और टेलीग्राम और यूट्यूब का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देता हूँ विद द हेल्प ऑफ मैसेजेस वो टेलीग्राम पे आता है। सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो मेरे को लार्जर अमाउंट पे क्राउड को देना है वो आता है आपका यूट्यूब पे। तो दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन दोनों से ज्वाइन हो जाइए और यहाँ पे आप अपने डाउट्स वगैरह पूछते हैं। ये आप करना चाहो सब्सक्राइब तो कर सकते हो, बाकी इट इज योर चॉइस। ठीक है, so this is about this lecture. Thank you for joining. Keep learning and keep growing. ठीक है, so जय हिंद and I will see you in the next lecture.